फ्रेंड आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, संघीय कार्यपालिका। इसके पहले 1 से लेके 4 चैप्टर को हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिया। यदि वो वीडियो आप नहीं देखे तो प्लेलिस्ट वीडियो देख सकते हैं। आइए इसमें देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। आपको बताना कि भारत के संघ कार्यकारिणी में कौन सा शामिल नहीं है। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है, तो इसका ऑप्शन कौन हो जाए, राज्यों के मुख्यमंत्री। राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हैं। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। भारत की संघ कार्यकारिणी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री शामिल है, जबकि राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं होते हैं। निम्न में से कौन सा एक बहुमुखी सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है। कौन सा है, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व। कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व, इसका क्या आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। एक क्वेश्चन पूछता है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व। लोकसभा के प्रति कौन उत्तरदायित्व, मंत्रिपरिषद के प्रति कौन उत्तरदायित्व होता है, लोकसभा होता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली की सरकार है। इसे मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। इसमें संसद विधि निर्माण करने की सर्वोच्च संस्था होती है तथा कार्यपालिका अपने सभी कृत्यों के लिए संसद विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होती है। 121 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला है। तो किसने नहीं संभाला है, इनका नाम है बीपी सिंह। ये कभी भी उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। बीपी सिंह कभी भी नहीं रहे हैं। बीपी सिंह स्वतंत्र भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे। वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने भारत के उप प्रधानमंत्री के पद को कभी भी सुशोभित नहीं किया है। भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत राव, बलवंत राव चव्हाण, चौधरी देवीलाल, लालकृष्ण अडवाणी, ये सब उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 122 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं, तो कितने हो सकते हैं, ये 15%। लोकसभा की कुल संख्या का 15% हो सकते हैं। लोकसभा की कुल संख्या का 15% हो सकते हैं। देख लीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये संविधान संशोधन 51वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा अनुच्छेद 75 तथा 164वें संशोधन कर मंत्रिपरिषद का आकार नियत किया गया था। और लोकसभा की कुल संख्या जो 15% होगी, ये पूछता है किस संविधान संशोधन में हुआ था, तो 51वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था। अब केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या लोकसभा तथा विधानसभा की कुल सदस्य का 15% से अधिक नहीं होगा, किंतु जहां सदन की संख्या 40 या उससे कम है वहां अधिकतम मंत्रिपरिषद की संख्या 12 होगी। कितनी होगी, 12 होगी। इसी संविधान संशोधन द्वारा दल बदल व्यवस्था को और कड़ा किया गया। अब केवल संपूर्ण दल के विलय को मान्यता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सीएसी और चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा निश्चित करता है। वह 6 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाते हैं या वर्ष की आयु तक नियुक्त रहते हैं, जो भी पहले हो। 6 वर्ष या कितने साल तक की उम्र के होना चाहिए उन लोगों को, 65 वर्ष। ठीक है। जो चुनाव आयुक्त होते हैं इनका कार्यकाल 6 साल होता है, या अगर इनका उम्र 65 वर्ष हो जाएगा तभी ये अपने पोस्ट से रिटायर हो जाएंगे। 124 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। तो ये भी पूछता है निर्वाचन किस भाग में है, भाग 5 में है। कितने अनुच्छेद से, 324 से 329। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष, कितने का काल होता है इनका, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में जो भी पहले हो तक होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों का वेतन भारत की संचय निधि से दिया जाता है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है, या भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त। ये भी ध्यान रखिएगा, करंट का क्वेश्चन बन जाएगा कि प्रेजेंट टाइम में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार है। इनका कौन सा क्रम है, 25वां क्रम है। अगला क्वेश्चन है,
संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? आपको बताना है जो संसद के खर्च हैं किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। तो संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा, नियंत्रक और महालेखक परीक्षा द्वारा ये नियंत्रित किए जाते हैं। आइए इनके बारे में देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कैग के बारे में पूछता है। संसद का खर्च नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी का पद एक ऐसा संवैधानिक सीएजी निकाय है जिसके द्वारा राष्ट्र अपने वित्त प्रशासन में व्यय पर संसदीय उत्तरदायित्व, संघीय पर्यवेक्षण तथा विशेषज्ञ प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है। संविधान निर्माताओं ने कैग को प्रहरी की भूमिका सौंपी है। आपको कमेंट करके बताना है जो कैग है ये किस अनुच्छेद में है, ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है? तो कौन होता है आपको बताना है, कमेंट करके बताइए इसमें कौन होगा। ये होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनका क्या नाम है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। देखिए, महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। यह विधि के उन विषयों पर सुझाव देता है एवं कार्यों को संपन्न करता है जो राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति, योग्यता, पदावधि, वेतन एवं अधिकारों का उल्लेख है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा महान्यायवादी जो है किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 76 है, ठीक है। इसी तरह ऊपर जो पूछे कैग 148 में है। कैग किस अनुच्छेद में है? 148 में है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इनका नियुक्ति कौन करता है ये भी नोट कर लीजिएगा, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करता है, ठीक है। जो कैग होते हैं या नहीं सॉरी जो महान्यायवादी होते हैं ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक रखे, जब चाहे इनको हटा दे। वर्तमान में इस पद पर के वेणुगोपाल वर्ष 2017 से नियुक्त हैं। ये भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल है। इस पद पर कौन है प्रेजेंट टाइम में? के वेणुगोपाल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? आपको बताना भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? तो मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है। कौन होता है? महान्यायवादी होता है। इसके बारे में भी आप ऊपर पढ़ लिए हैं। 127 के बाद देखते हैं 128। अब देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है कितने वर्ष तक? देखिए 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, यानी 4 वर्ष रह सकता है, या इनकी उम्र अगर 65 वर्ष की आयु हो जाएगी तब उतने ही तक रह सकता है। इसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछता, बस यही इनका ध्यान रखिए। प्रेजेंट टाइम में कौन है? वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जनवरी 2023 से हैं, ठीक है। और इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इनका कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम क्या है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे? इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गए थे। तो उस प्रधानमंत्री का क्या नाम? उस प्रधानमंत्री का नाम है बीपी सिंह। इनका क्या नाम है? बीपी सिंह है। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह इनका पूरा नाम था। भारत के प्रधानमंत्री है जिनका कार्यकाल 2/12/1989 से 10/11/1990 तक रहा। ये अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रधानमंत्री थे। इनके बारे में भी ध्यान रखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव से हटाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। इन्होंने अपने कार्यकाल में यह घोषणा की थी कि वह संसद में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे, जिसके कारण भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया था। मंडल आयोग का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ों की पहचान करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि कितनी थी? प्रधानमंत्री जब वाजपेयी बने थे पहली बार तो कितना कार्यकाल था? यही क्वेश्चन पूछा है। तो कितना था? 2 हफ्ता। कितना था? 2 हफ्ते थे। देखिए, एक समय था कि बीजेपी मात्र 14 दिन के लिए बनी थी। जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार 1996 में बने थे, प्रधानमंत्री बने थे, तो 2 हफ्तों यानी 16 दिन तक प्रधानमंत्री रहे थे। कितने दिन तक? 16 दिन तक रहे थे। दूसरी बार जब बने थे इनका कार्यकाल दिया, इतना सब इम्पोर्टेंट नहीं है, बस यही क्वेश्चन पूछा है इतनी। और इनका ये भी ध्यान रखिएगा, भारत में 25 दिसंबर सुशासन के दिवस के रूप में माना जाता है। 25 दिसंबर सुशासन के
सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इनके जन्म दिवस पे कौन सा दिवस मनाया जाता है? सुशासन दिवस मनाया जाता है। अब वर्ष 2015 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनका निधन 16 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में हो गया था। बस इतने ही आपको ध्यान रखना। इनका जब जन्म हुआ था वो जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर को। तब सुशासन दिवस उस डेट को मनाया जाता है। 130 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे राज्यपाल एवं राज्य मंत्री परिषद। इसमें है 131 नंबर, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये कौन होता है आपको बताना है। तो इसमें कौन होगा? ये राज्यपाल होता है। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ये राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल द्वारा राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा तथा मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। ये भी ध्यान रखना आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? आपको बताना है इसमें किसमें से विधान परिषद है। तो किसमें है? कर्नाटक में है। ठीक है, किसमें है? कर्नाटक में है। ठीक है, देखिए वर्तमान में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद था। पहले 7 में था, जम्मू कश्मीर हट गया तो कितने बचा है? 6 है, जिसमें है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, यही जो 6 राज्य हैं इसमें विधान परिषद है। ठीक है, तो किसमें है? इसमें कर्नाटक। देखिए कर्नाटक है ना यहाँ पर। देखिए इसका याद करने का ट्रिक होता है तू भी BHI, तू भी मजा कर। ठीक है, तू भी मजा कर। टी से क्या हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा। टी से क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए तेलंगाना हो जाएगा। यूँ से क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बी से क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। एच से क्या हो जाएगा? देखिए BH से क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। BH से क्या हो जाएगा? बिहार। BHI से क्या हो जाएगा? बिहारी। तीनों से क्या बन जाएगा? बिहार बन जाएगा। तो देखिए एक 3 राज्य हो गए। उसके बाद एम से क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। जे से जम्मू कश्मीर था, इसको हटा दिया गया। ए से क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अकर से क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। तो यहीं आपको देखिए तू भी, तो ध्यान से 3 राज्य यहाँ हो जाएंगे, महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। यहीं 6 राज्य हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सज़ा माफ़ करने या सज़ा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है? तो किसके पास है? विभिन्न राज्यों के राज्यपाल के पास है। ठीक है, किसके पास है? विभिन्न राज्यों के राज्यपाल के पास है। और राष्ट्रपति के पास भी ये है, लेकिन उनके आर्टिकल 72 के अनुसार है। ठीक है, और जब 161 कह देगा अनुच्छेद 161 तो विभिन्न राज्यों के राज्यपाल के पास हो जाएगा। इसके बारे में बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार विभिन्न राज्यों के राज्यपाल को उस विषय संबंधित जिस पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी भी सज़ा को माफ़ करने पर विलंबन करने, विराम या प्रहार करने या दंडादेश, निलंबन या रद्दकरण की प्रक्रिया शक्ति प्राप्त है। ठीक है, यानी उनकी सज़ा को कम कर सकते हैं किस अनुच्छेद के हिसाब से? 161 के। अगला क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा कि राज्यपाल कोर्ट मार्शल सैन्य अदालत के तहत सज़ा प्राप्त व्यक्ति सज़ा माफ़ नहीं कर सकते। ये भी ध्यान रखिएगा। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का नहीं है? तो राज्य के राज्यपाल के। ठीक है, राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। आइए देखते हैं 134 का। भारत के संविधान में राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए अभियोग चलाने का प्रावधान है। किसके पास? राष्ट्रपति के खिलाफ, उपराष्ट्रपति के खिलाफ और मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ अभियोग चलाया जाता है। इसके अलावा किसी की नहीं। जबकि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करता है। जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, यानी जब राष्ट्रपति चाहे राज्यपाल को हटा सकता है। तो इनको अभियोग चलाने के लिए क्या जरूरत है हटाने के लिए, जब सीधे सीधे से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 156(2) के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग
सकता है। भारतीय संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद को आधिकारिक कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कितने का होता है? 5 वर्ष होता है। कितना होता है इनका कार्यकाल? 5 वर्ष होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? इनका क्या नाम था? इनका नाम था सरोजिनी नायडू। ये भी उत्तर प्रदेश की बनी थी। कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश की। सरोजिनी नायडू भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी। इनका जन्म 13 फरवरी 1879 में हैदराबाद में हुआ था। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। ये भी ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन 1950 की अध्यक्षता की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना इसमें से कौन सा कथन सही है। देखिए, प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय परिषद के मंत्रियों द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। नहीं भाई, अभी पढ़ें कि राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये सही नहीं है। केंद्रीय मंत्री परिषद द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ये भी गलत है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, यही वाला क्या सही है। बाकी ये भी क्या होगा? तो गलत होगा। तो 137 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138, इसके बारे में लिखा है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, वही चीज़ें लिखा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्राधिकार निम्नलिखित में से कौन होता है? प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो कौन हो जाएगा आपको बताना है। कौन हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति। कौन हो जाएंगे? भारत के राष्ट्रपति। फिर राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? भारत के राष्ट्रपति तो करेंगे। इसके बारे में आप कई बार पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना इसमें राज्यपाल के बारे में कौन सा कथन सही है। कह रहा हुआ है, राज्य विधान परिषद के 1/4 सदस्यों को मनोनीत करता है, 1/4 सदस्यों को मनोनीत नहीं करता है। ये 1/4 नहीं करता है। उसके बाद इसका मतलब ये गलत है। वह एंग्लो इंडियन समुदाय के राज्य विधानसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, ये भी गलत है। यानी दोनों ऑप्शन गलत है, तो इनमें से कोई नहीं। कौन सा कथन सही होगा? इसमें कोई नहीं सही होगा। आइए इसके बारे में देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। देखिए, राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, और वहाँ क्वेश्चन में कह रहा है 1/4 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितना करता है? 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा तथा सहकारी आंदोलन के विशेष ज्ञान का अनुभव रखते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा, वह एंग्लो इंडियन समुदाय से राज्यसभा विधानसभा के लिए 1 सदस्य को मनोनीत करता है। वहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है 2 सदस्य का करता है, ठीक है, इसलिए वो गलत था। यदि उसकी राय में उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना मिले, अनुच्छेद 333 के हिसाब से 1 व्यक्ति को करता है मनोनीत। आइए भी ध्यान रखिएगा, वर्ष 2019 में 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा व राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों का मनोनयन समाप्त कर दिया गया। अब इस पोस्ट को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। अगला है, को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति है। किसको विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति है? तो किसके पास होती है शक्ति? राज्यपाल के पास। देखिए, विधानसभा पूछा है, ठीक है, विधानसभा किसके पास होती है? राज्यपाल के पास। अगर सांसद का होता तो राष्ट्रपति हो जाता है, ठीक है। तो विधानसभा का सत्रावसान की शक्ति किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती है। तो 140 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। विधानसभा तथा विधान परिषद मिलकर विधानमंडल कहलाते हैं। राज्य का राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत उसका सत्रावसान एवं विघटन भी करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? आपको बताना है किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं। तो कितने हो? देखिए, कम से कम 60 हो सकते हैं, अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? 500। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। विधानसभा जनता के प्रतिनिधियों का सदन है।
इसकी न्यूनतम सदस्य संख्या 60, अधिकतम संख्या 500 होती है। विधानसभा की संरचना का वर्णन अनुच्छेद 170 के तहत की गई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? तो कौन प्रमाणित करता है? राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। कौन प्रमाणित करता है? राज्य विधानसभा का अध्यक्ष करता है। केंद्र में मुद्रा बिल होने के लिए किसी बिल को लोकसभा अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा, केंद्र में मुद्रा बिल है तो कौन प्रमाणित करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। और राज्य में मुद्रा बिल होने के लिए किसी बिल को राज्यसभा का विधानसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की भांति विधानसभा की पहली बैठक में होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यायपालिका। निम्न में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का सेवानिवृत्ति का आयु सही कौन सा है? तो कौन सा है? 65 वर्ष। कौन सा है इसमें? 65 वर्ष की आयु पे रिटायर हो जाते हैं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति 65 वर्ष है। ठीक है, यानी सर्वोच्च न्यायालय का कितना है? 65 वर्ष है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की उम्र कितना है? 62 वर्ष होता है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरा लाल जी कानिया। देखिए, इसमें जितने पॉइंट है सब पूछा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरा लाल जी कानिया थे। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। इससे पूर्व इसकी स्थापना संघीय न्यायालय के रूप में 1935 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है सरकारिया आयोग? आपको बताना है। तो किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य संबंध। केंद्र और राज्य से संबंधित है कौन? सरकारिया आयोग। आइए देखते 144 का। देखिए, केंद्र सरकार ने वर्ष 1983 में उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र और राज्य संबंध पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया था, जिसे सरकारिया आयोग कहा जाता है। इसके अन्य सदस्य भी वी शिवरमन, डॉक्टर SR सेन थे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? आपको बताना है कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है। तो कौन सा है? अनुच्छेद 124 है। कौन सा है? 124। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं, देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में वर्णित है। भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 34 है तथा 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी हैं। अगला क्वेश्चन है, किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? ठीक है, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा उत्प्रेषण। इसका क्या हो जाएगा? उत्प्रेषण होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ रिटें होती हैं, उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा है। उत्प्रेषण याचिका रिट के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा था। अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो आपको बताना इसमें कौन थी? ये फातिमा बीबी। क्या थी? फातिमा बीबी। देखिए, एक होता उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। तो उच्चतम में देखिए मैं आ रहा, फातिमा में मैं आ रहा। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, उच्चतम में मैं आ रहा, फातिमा में मैं आ रहा। तो उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला कौन हो जाएंगी? फातिमा बीबी हो जाएंगी। देखिए, यहाँ पर उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी एम फातिमा बीबी, यानी मीरा साहिब फातिमा बीबी था। और जब उच्च न्यायालय पूछेगा, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ हो जाएगा। देखिए, उच्चतम में मैं आता है तो फातिमा में मैं आता है, और इस उच्च न्यायालय पूछेगा तो क्या हो जाएगा? लीला सेठ हिमाचल प्रदेश थी। ठीक है, 147 के बाद देखते हैं 148। निम्न में से किसने भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की थी? आपको 43वां ध्यान नहीं रखना है, प्रेजेंट टाइम में जो 50 नंबर के चल रहे हैं वो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, DY चंद्रचूड़ जी हैं। फिर भी देखिए, उस टाइम 2016 में जब बने थे तभी पूछा था, तो आपको करंट के क्वेश्चन था उसमें। उस समय कौन थे? जस्टिस TS
ठाकुर थे। कौन थे? टी.एस. ठाकुर थे। 148 का क्या हो जाएगा? ये आपको प्रेजेंट टाइम वाला ध्यान रखना है। देखिए, प्रश्नकाल के समय जस्टिस टी.एस. ठाकुर को भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में 3 दिसंबर 2015 को राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण कराया गया था। आपको ये ध्यान रखना है। वर्तमान में भारत के 50वें न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं, या इनको शॉर्टकट में डी.वाई. चंद्रचूड़ के नाम से जाना जाता है। इनका कार्यकाल कब से शुरू है? 9 नवंबर 2022 से। अगला क्वेश्चन है, नवसृजित उच्च न्यायालय है। आपको बताना नवसृजित उच्च न्यायालय है तो कौन है इसमें? नवसृजित उच्च न्यायालय मेघालय मणिपुर त्रिपुरा। मेघालय मणिपुर त्रिपुरा जो है ये नवसृजित उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये कई बार पूछा है। ठीक है, नवसृजित उच्च न्यायालय मेघालय मणिपुर एवं त्रिपुरा है। 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश की अमरावती में देश के 25वें उच्च न्यायालय का सृजन हुआ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान, ये भी क्वेश्चन पूछा है, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 214 में भी ध्यान रखिएगा। 7वें संविधान संशोधन 1956 के अनुसार संसद को अधिकार दिया गया है वह 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं संघ राज्यों क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है। विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण कहाँ पे है? आपको यही क्वेश्चन बताना। ये है इलाहाबाद हाई कोर्ट। कौन है? इलाहाबाद हाई कोर्ट है। देख ली क्यों है? क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्वीकृत जजों की संख्या कितनी है? 160 ही है, जबकि भारत की सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत में 15 है। ठीक है, इसलिए विशालतम है। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वह कम से कम साल के लिए उच्च न्यायालय या 2 से अधिक ऐसी अदालतों का उत्तरवर्तन में वकील रहा हो। ठीक है, तो कितने साल पूछा है आपको ये बताना है। ठीक है, तो कितने साल हो जाएगा? ये 10 साल। देखिए, अगर ये वकील की बात करेगा तो 10 साल हो जाएगा, और एक न्यायाधीश की बात करेगा तो 5 साल हो जाएगा। इसमें 2 प्रकार से पूछता है। देखिए, क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, किसी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करना हो तो कम से कम कितने साल का वकील रहा हो? 10 साल। अगर लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय के अगर न्यायाधीश रहा हो तो कितना हो जाएगा? वो 5 साल हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें वकील रहेगा तो 10 साल हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन नंबर 151। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 152। देखिए, वही क्वेश्चन आ भी गया। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, देखिए वहाँ पर वकील था, यहाँ पर क्या है? न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों का सेवा आवश्यक है? तो इनके लिए हो जाएगा 5 वर्ष। वकील के लिए 10 वर्ष होता है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए कितना होता है? 5 वर्ष अनुभव होना चाहिए। अब इसके बारे में देख लिए, भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक न्यायिक प्रक्रिया का उल्लेख है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। अब देखते हैं, हम लोग पढ़ेंगे पंचायती राज, जिससे क्वेश्चन 100% पूछता है। पंचायती राज बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था? पंचायतों के संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था? तो इसका हो जाएगा 243, अनुच्छेद 243 के तहत दिया गया था। अब देखिए, 243 से संबंधित जितने हैं क्वेश्चन, उसको हम एक वीडियो बनाए हैं। ठीक है, वहाँ ट्रिक से समझाए हैं कि 243 ए से लेके, ठीक है, जो ए से लेके आई तक शायद है, वहाँ तक हम आपको समझा देंगे ट्रिक से। वहाँ से आप देख लीजिएगा, वहाँ ट्रिक से एक बार देख लेंगे, आपको पूरा 243 के जितने भी हैं सब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से देख लीजिए, पंचायतों के संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। किस अनुच्छेद का है? 243। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1922 के तहत ग्रामीण पंचायत, और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत नगर पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ग्रामीण पंचायत 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा, 74वां क्या हो जाएगा? ये नगर पंचायत हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 243 क से लेकर 243 ड़ तक ग्राम पंचायत, और अनुच्छेद 243 त से लेकर 243 य तक नगर पंचायत का प्रावधान किया गया। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की स्थापना की गई है।
त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? आपको बताना, जो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था चल रहा है इसका विचार किसने रखा था? तो इसका विचार किसने रखा था? इनका नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी। इनका क्या नाम है? बलवंत राय मेहता था। ठीक है, इनके बारे में देख लीजिए कि प्रतिवर्ष भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो पहले यहीं से एक क्वेश्चन बन जाएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1993 को हुई 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ। बलवंत राय मेहता समिति 1957 की संस्तुति पर त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू हुई थी। किसके पूछेगा कि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का विचार किसके दिमाग की उपज है? ये बलवंत राय मेहता के हिसाब से। और अशोक मेहता पूछेगा तो द्विस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था हो जाएगी। द्विस्तरीय जो है ये अशोक मेहता हो जाएंगे। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 40। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 40 हो जाएगा। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो 155 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 155 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कुछ अनुच्छेद और दिया है, इससे देख लेते हैं। अनुच्छेद 40 क्या है? ग्राम पंचायतों का प्रावधान है। 38 में राज्य द्वारा सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना। 44 में समान नागरिक संहिता, ये ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा है। समान नागरिकता संहिता किस में है? 44 में। 46 में समाज के कमजोर वर्गों SC/ST के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। तो किसके अंतर्गत रखी गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तंत्र के तहत भारत में पंचायती राज व्यवस्था रखी गई है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा संविधान के भाग 4 के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 में की गई है। और 36 से लेके, ध्यान रखिएगा, 36 से लेके 51 क्या है? ये नीति निर्देशक सिद्धांत है। ठीक है, इसीलिए किस में आ जाएगा? पंचायती राज किस में आ जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में आ जाएगा। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार 12 से 35, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक 36 से 51 तक। भाग 4 के खंड क में, ध्यान रखिएगा, भाग 4 में 36 से 51 है, लेकिन अगर 4 क कह देगा इसमें मूल कर्तव्य जो अनुच्छेद 51 क में रखा गया है। इसके बारे में आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे, वहाँ ये सब बताया गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी? तो पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य ने सर्वप्रथम की थी? राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। देखिए, राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पंचायती राज की स्थापना हुई। इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच थी? ठीक है, कौन सी ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच कौन थी? आपको बताना है। कौन थी? इनका नाम था छवि राजावत। इनका क्या नाम है? छवि राजावत। देखिए, छवि राजावत राजस्थान राज्य के टोंक जिले के सोडा गांव की सरपंच है। वर्ष 2010 में चुनाव लड़ा और सरपंच 7 बनी। अब नवंबर 2013 में नवस्थापित भारतीय महिला बैंक के निदेशक मंडल में उनकी नियुक्ति की गई। छवि किसी ग्राम पंचायत की पहली महिला सरपंच थी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा में निम्न में से कौन सा शामिल? आपको बताना, ग्राम सभा में से निम्न में से कौन से शामिल हैं? कौन से शामिल है? वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज हैं, वे सभी ग्राम सभा में आ जाएंगे जिनका मतदाता सूची में नाम है। अब देखते हैं 159 के बाद 160। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस द्वारा घोषित किया गया था। पहला पंचायती राज दिवस किसके द्वारा घोषित किया गया था? आपको बताना है। तो किसके द्वारा घोषित किया गया था? ये डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा। किसके द्वारा घोषित किया गया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था। ये कब मनाया जाएगा? 24 अप्रैल को। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल पंचायती राज मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया था। यह दिवस 24 अप्रैल 1993 से लागू हुए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो
उस समय कौन थे प्रधानमंत्री? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे 2010 में। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन हैं? आपको बताना पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन है। तो इसके तहत कौन से हो जाएंगे? पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य क्या हो जाएंगे? ग्राम सभा के सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है, तो किसमें है? पंचायती राज निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था है। देखिए ये भी पूछेगा कि किस अनुच्छेद के तहत होता है, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। देखिए संविधान के 73वें पंचायतों को शक्ति प्रदान की गई है, उनके नियमित चुनाव होंगे तथा सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 स्थान आरक्षित होगा। कितना होगा? 1/3। हालांकि वर्तमान में 28 राज्यों में से 7 को छोड़कर उत्तर प्रदेश सहित 21 राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, और ये भी यहाँ ध्यान रखना है आपको कि 11वीं में 29 विषय है। ठीक है, 11वीं में 29 विषय हैं। पंचायतों के 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों पर कार्य पूर्ण शक्ति होती है। कितना विषय है इसमें? 29 विषय हैं। ये भी ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना लोकसभा और राज्यसभा तथा विधानसभा में महिलाओं का आरक्षण व्यवस्था नहीं की गई, सिर्फ किसमें है? पंचायती राज में है। अगला क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम राज्य कौन है? प्रथम राज्य कौन है? तो ये हैं राजस्थान और आंध्र प्रदेश। राजस्थान के नागौर जिले में शुरू हुआ था, दूसरा जो राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश था। तो कौन हो जाएंगे? राजस्थान और आंध्र प्रदेश हो जाएंगे। तो 163 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 163 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य राजस्थान और आंध्र प्रदेश हैं। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले पंचायती राज का उद्घाटन किया गया और 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश इस व्यवस्था को प्रारंभ करने वाला दूसरा राज्य बना। भारत में पंचायती राज के अंतर्गत त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था निहित है। पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को जिले में पेश किया गया था। तो कहाँ पे किया गया था? राजस्थान के नागौर जिले में। राजस्थान के नागौर जिले में पेश किया गया था। इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? आपको बताना पंचायती राज प्रणाली नहीं है, तो किसमें नहीं है? तो किसमें नहीं हो जाएगा? ये नागालैंड में ये पंचायती राज प्रणाली नहीं है। ठीक है, देखिए भारत में नागालैंड, मेघालय, मिजोरम तथा अन्य कुछ विशेष क्षेत्रों पर पंचायती राज प्रणाली लागू नहीं है। पंचायती राज प्रणाली 73वें संविधान संशोधन, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, कई बार आप पढ़ चुके हैं। अगर आपको डिटेल पढ़ना तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो त्रिस्तरीय व्यवस्था किसके द्वारा किया गया था आपको बताना है। चलिए इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, बताइए कौन सा होगा? इसमें कौन सा होगा? बलवंत राय। क्या होगा? बलवंत राय हो जाएगा। और 2 स्तरीय होगा तो अशोक मेहता हो जाएंगे। ठीक है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति 1957 ने की थी। और उसके बाद ये भी ध्यान रखिएगा अशोक मेहता 2 स्तरीय समिति हैं। इनका कार्यकाल कब आया था? 1977 में। और 1985 में जीवी राव समिति और 1986 में डॉक्टर एल.एम. सिंघवी समिति का गठन किया गया था। कभी कभी समितियों मिलान के लिए आता है तो सन याद कर लीजिए। 1957 बलवंत राय मेहता हो जाएंगे, 1977 अशोक मेहता हो जाएंगे। ठीक है, 1985 में जीवी के राव हो जाएंगे और ये 1986 में डॉक्टर एल.एम. सिंघवी समिति का हो जाएगा। तो मैच द फॉलोइंग में आएगा, तो यहाँ आपको पूरा याद होना चाहिए। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी? तो इनका नाम था बलवंत राय मेहता। इनका क्या नाम था? बलवंत राय मेहता। इनके बारे में पढ़ चुके। 167 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 168। 168 में किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया? पूरे मंच कौन स्थापित किया था आपको बताना है। तो इनका था बलवंत राय मेहता। ठीक है, इनका क्या नाम था? बलवंत राय मेहता था। इनके बारे में भी अभी आप पूरा पढ़ चुके हैं। अभी देख लीजिए कभी कभी पूछता है कि 3 स्तर है कौन कौन है। ठीक है, ये सब इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। 3 स्तर कौन पूछेगा? तो ग्राम पंचायत
है ये ग्राम स्तर पे है, ब्लॉक स्तर पे पंचायती समिति है और जिला स्तर पर जिला परिषद, यही 3 स्तर हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितनी पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो 2/3 यानी 2/3। देखिए, ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को उसके पद से हटाने के लिए ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न से कौन सा पंचायती राज संस्था नहीं है? निम्न से कौन सी पंचायती राज संस्था नहीं है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अभी आप पढ़े हैं कि त्रिस्तरीय कौन कौन होता है? ग्राम सभा होता है, ग्राम पंचायत होता है, न्याय पंचायत होता है, लेकिन ग्राम सहकारी संस्था नहीं होता है, तो यही संस्था नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर है कि प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को मनाया जाता है। यह दिन संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के जारी होने का प्रतीक है। तो अभी पढ़े हैं कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में भी आप पढ़ चुके। 171 के बाद देखते हैं 172। देखिए 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ये तो क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243B के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 100 सरकार की संस्था कौन सी है? तो कौन सी संस्था है? पंचायत। कौन सा है ये? पंचायत है। भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायतों के गठन, संरचना, शक्ति, अधिकार एवं उत्तरदायित्व संबंधित प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 243A में ग्राम सभा का गठन वर्णन है। देखिए 243A में ग्राम सभा का गठन का वर्णन है और 243B के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 100 सरकार की संस्था ग्राम पंचायत होती है। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं। ब्लॉक स्तर पर होता है, आपको बताना है जो 3 स्तर होते हैं ब्लॉक स्तर पे क्या होता है। तो ब्लॉक स्तर पे क्या होता है? ये पंचायत समिति होती है। ब्लॉक स्तर पे क्या होता है? पंचायत समिति होती है। अब देखते हैं इसके बारे में। बलवंत राय मेहता की सिफारिशों पर भारतीय संविधान 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भारत में लागू पंचायती राज के 3 स्तर क्रम से ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, ध्यान रखिए, ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद समिति गठित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया था। किस वर्ष दिया गया था? ये 1992 में, 73वें संविधान संशोधन 1992 में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में भी आप पहले पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 27 अगस्त 2009 को भारतीय सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं PRI में महिलाओं के लिए आरक्षण की मंजूरी दी। तो कितने % महिलाओं के लिए आरक्षण की सुविधा दी थी? 50%। कितना दी थी? 50% की। देखिए 27 अगस्त 2009 को केंद्र सरकार द्वारा इसे बढ़ाकर 50% करने की मंजूरी प्रदान कर दी थी। पहले कितना था? 33% था। अब कितना हो गया है? 50% हो गया है। 175 का कौन सा सही हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखते हैं 176 नंबर। 176 में इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली का एक स्तर नहीं है? तो ग्राम पंचायत होगा, पंचायत समिति होगा, जिला परिषद होगा, क्या नहीं होता है? नगर परिषद नहीं होता है। इसका कौन सा सही हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2018 में पंचायती राज की कौन सी सालगिरह मनाई जाती है? पंचायती राज की कौन सी सालगिरह मनाई जाती है आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? 25वीं हो जाएगा। ठीक है, 2018 में पंचायती राज की कौन सी सालगिरह मनाई गई है? ये कौन हो जाएगा? 25वीं हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 25वीं हो जाएगा। इसके बारे में देखते हैं। वर्ष 2018 में पंचायती राज की 25वीं सालगिरह मनाई गई। वर्ष 2022 में पंचायती राज की 29वीं सालगिरह मनाई गई है। अब अगर 23 में पूछेगा, 23 में क्या हो जाएगा? 30वीं हो जाएगा। 23 में क्या हो जाएगा? 30वीं हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। दिसंबर 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था।
भारतीय संविधान में पंचायती राज को 11वीं सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 177 के बाद हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों संविधान संशोधन के बारे में। नवा चैप्टर है संविधान संशोधन। 1992 में संसद द्वारा पारित निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकारों जिन्हें पंचायती राज संस्थानों के रूप में के बारे में है, ठीक है, जाना जाता है के बारे में है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपको बताना है। तो चलिए बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा। ये हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा। देखिए, वर्ष 1992 में संसद द्वारा पारित 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकारों जिन्हें पंचायती राज संस्थानों के रूप में जाना जाता है के बारे में है। इस संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 उसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 243 कैसे 243 हटाए तथा 11वीं अनुसूची में 29 विषय जोड़े गए। ये भी ध्यान रखना, 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है संविधान के संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया था। जो EWS बनता है उसी के बारे में है। आर्थिक आरक्षण किस में किया गया, तो EWS में देखिए कितने वर्ड है, 3 है, तो कितना हो जाएगा 103। ऐसे ध्यान रखिए, आर्थिक आरक्षण यानी EWS में कितने शब्द है, 3, तो कितना हो जाएगा 103। तो 179 कितना हो जाएगा 103 यानी C हो जाएगा। इसके बारे में देखिए, भारतीय संविधान के 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के आर्थिक आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम में उच्च वर्ग के गरीब लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये भी पूछता है कभी कि लागू कब हुआ था, 14 जनवरी 2019 से लागू कर दिया गया और सर्वप्रथम गुजरात राज्य ने इसे लागू किया था। किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था। संविधान में सर्वप्रथम संशोधन 1951 में किया गया था। कब किया गया था, 1951 में किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन वर्ष 1951 में किया गया था। कई बार क्वेश्चन पूछता है। इसके अंतर्गत निम्न उपबंध किए गए थे। क्या क्या किया गया था संशोधन, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्यों को शक्ति प्रदान की गई, कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था। इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ध्यान रखिएगा क्या जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई तथा भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानून को 9वीं अनुसूची में रखा गया। तो सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछता है कि जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ये भूमि सुधार से संबंधित था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 73वें संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। 73वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था, तो किससे संबंधित था आपको बताना है। तो किससे संबंधित है, 73वां पंचायती राज व्यवस्था से। किससे संबंधित है, ये पंचायती राज व्यवस्था से है। ठीक है, इसके बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं अगला है किस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान किया है। ये 73वां संविधान संशोधन कौन है, ये 73वां संविधान संशोधन है। वही क्वेश्चन अब बार बार पूछेगा, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया था। तो 73वां संविधान संशोधन 1992। इसका कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। 183 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 184। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है। तो 368 है संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। 368 में क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। ठीक है, आइए किस भाग में है, भाग जरूर याद कर लीजिएगा, ये 20 भाग में दिया है, भाग नंबर 20 में ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी जो शब्द है किस संशोधन द्वारा लाया गया था। तो किस संशोधन द्वारा लाया गया था, ये ध्यान रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। ये क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट बनता है कि संविधान में समाजवाद का तात्पर्य यह है कि लोकतंत्रात्मक साधनों में समाज के समाजवादी लक्ष्यों को प्राप्ति करना। यह शब्द संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा
प्रस्तावना में शामिल किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ये क्वेश्चन पूछेगा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है। अभी ऊपर पढ़े हैं कितना करता है, ये 15% करता है और ये था 91 संविधान संशोधन था। कौन सा? 91 संविधान संशोधन था। इसके बारे में ऊपर आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये 15% से अधिक नहीं हो सकता है, लेकिन जिसमें 40 या 40 से कम है उनमें सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 12 हो सकती है। अगला है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी थी, तो ये हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। तो 187 कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। 187 क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 187 के बाद देखते हैं 188। देखिए 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में शीर्षक से एक परिच्छेद 9 जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 243 से 243 ए से होना चाहिए। 243 ए से 243 ओ के प्रावधान कवर करता है, तो क्या हो जाएगा? ये पंचायत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंचायत। 243 ए से लेकर ओ तक है। इससे क्वेश्चन पूछता है, इसको दोस्तों अपने चैनल पर टिक से बताएं, ठीक है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। संविधान का जो 52वां संशोधन हुआ था वो किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है आपको बताना है। किससे संबंधित है? ये दल बदल से, ठीक है। एक किससे संबंधित है? दल बदल से। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इसके बारे में देख लीजिए। भारतीय संविधान के 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें यह व्यवस्था की गई थी यदि कोई संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य दल बदल करता है या कोई निर्दलीय उम्मीदवार किसी दल का सदस्य बन जाता है तो वह सदन का सदस्य होने के अयोग्य करार दिया जाएगा। इस अधिनियम में राजनीतिक दलों का विभाजन तथा विलय के संबंध में समुचित प्रावधान किए गए हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता होती है? नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता होती है? तो किस में आवश्यकता होती है? ये होती है प्रथम अनुच्छेद में, ठीक है। देखिए, किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता होती है। किस अनुसूची में? प्रथम में, ठीक है। संविधान की प्रथम अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था देश के वर्तमान नियमों में परिवर्तन कर सकती है? तो कौन सी संस्था कर सकती है? एकमात्र है सांसद। क्या है? ये संसद है। 191 के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अब देखिए इसके बारे में देख लीजिए कि भारत के संविधान संशोधन भाग 20 अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया संसद के किसी भी एक सदन में आरंभ की जा सकती है, किंतु संशोधन की प्रक्रिया के लिए दोनों सदनों में बहुमत की आवश्यकता होती है। मतदान की दशा में प्रत्येक सदन में उपस्थित सदस्यों की संख्या 2/3 द्वारा संशोधन प्रस्ताव की स्वीकृति अनिवार्य है। भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि चैनल पे न्यू है दोस्तों तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।